हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 138 ब्लॉक फॉर यूनिट 3, दैट इज़ स्पीकिंग एक्टिविटीज़ 1, स्टोरीज, डायलॉग, रोल प्लेइंग एंड डिबेट्स। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे देख लेते हैं, दैट इज़ स्पीकिंग। अगर हम देखें तो स्पीकिंग नॉर्मली एक प्रोसेस है जो बिल्ड करता है या शेयर करता है मीनिंग का। एक वर्बल या नॉन वर्बल सिम्बल्स के थ्रू हम एक तरीके से शेयर करते हैं कुछ ना कुछ, एक मीनिंग शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर बिल्ड करते हैं एक ना कहीं पूरा प्रोसेस को, ठीक है। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, डिपेंडिंग हम जो चीज़ें कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीके से किसी के भी कम्युनिकेटिव स्किल को इम्प्रूव करती है, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमें ये पता चलता है कि काफ़ी सारे जो सोशल कल्चरल रूल है इसे फॉलो करना हमें मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उसे ये सीखते हैं। देन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमें ये सिखाते हैं, या कोलैबोरेटिव लैंग्वेज आप देखो क्लासेस वगैरह में भी होती है, जो बेस्ट है इस चीज़ के लिए, ताकि आप लैंग्वेज सीख सको, आप कॉन्टेक्स्ट सीख सको, आप ये सीख सको कि एक्चुअल में जो सोशल कल्चर रूल क्या एग्जिस्ट करते, किस तरीके से कन्वे करते, ये सारी चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। ऑल्सो बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन आपको कम्युनिकेशन मतलब जो रिक्वायर्ड है उस चीज़ों की स्किल मिल जाती है कहीं ना कहीं, कि कहाँ पे किस पॉइंट पे किस तरीके से बात करना है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, लाइक कि डोमेन वगैरह हमने पढ़ा है, रजिस्टर पढ़ा है, मतलब क्या लैंग्वेज कब चूज़ करनी चाहिए, कौन से प्रोसेस में किस इंसान से कैसे जगह पे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। हम आ जाते हैं स्टोरीज़ के ऊपर। अब नॉर्मली अगर आप एक शॉर्ट स्टोरी के देखो, ठीक है, तो वो पढ़ी जा सकती है और एक सिटिंग में ख़त्म की जा सकती है। कि फॉर सपोज एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं अभी बैठी, ठीक है, पढ़ा और ख़त्म कर लिया उसी टाइम पे, ठीक है, एक सिटिंग में। तो ये जो शॉर्ट वॉक होते हैं, मतलब जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, नॉर्मली फिक्शन हो सकते हैं, प्रोस राइटिंग हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं जो भी इमेजिन्ड इवेंट्स होते हैं, कि जो हम इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है, या कैरेक्टर्स जो इमेजिन कर रहे होते हैं उसके बारे में लिखी हुई है, ठीक है। अब प्रोस राइटिंग नॉर्मली डिफ़र करता है पोइट्री से, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आप नॉर्मली देखो तो प्रोस राइटिंग जो होती है, ठीक है, वो नॉर्मली वर्सेस, मिथ्स या फिर जो राइम्स वगैरह होती है ना, मतलब जो भी नॉर्मली प्रेजेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन होती है टेक्स्ट का, उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। वाइल पोइट्री की अगर आप बात करते हो तो उसमें पर्टिकुलर वर्सेस भी होते हैं, राइम्स भी होते हैं और मेट्रिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलती है, प्रॉपर एक सॉन्ग ऑफ द मतलब लैंग्वेज होता है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। वाइल अगर आप स्टोरी के एलिमेंट्स की बात करो कि स्टोरी के अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, तो पहला है सेटिंग। अब सेटिंग क्या है, तो ये नॉर्मली वो जो टाइम और प्लेस है जहाँ पे स्टोरी एक्चुअल में ऑकर हुई है, ठीक है, किस टाइम पे हुई है, कहाँ पे हुई है वो चीज़ें ऑकर, ये है। अब ऑथर ऑफन मतलब नॉर्मली आप देखो तो वो डिस्क्रिप्शन देता है लैंडस्केप वे में, लाइक सीनरी व्यूज़ वो देते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह दिखाते हैं, सीजन्स दिखाते हैं कई बार, या वेदर वगैरह दिखा रहे होते हैं, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि क्या है सेटिंग इसमें, ठीक है, मतलब किस टाइम की बात हो गई है, किस जगह की बात हो रही है। ऑल्सो जो एक अच्छा ऑथर अगर आप देखते हो तो वो नॉर्मली जो सेटिंग है उसको 5 सेंसेस में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मतलब अपने 5 सेंसेस को, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसको यूज़ करके उसे डिस्क्राइब करते हैं, ताकि हम उसे फील कर सकें, उस स्टोरी को एक्चुअल में जी सकें वहाँ पे, ठीक है। किसी पढ़ नहीं रहा है, वो एक्चुअल में फील कर रहा है, उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है। दूसरा जो चीज़ होता है वो है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर नॉर्मली जो भी लोग हैं उसमें, जो भी जानवर, क्रिएचर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं जो शॉर्ट स्टोरी का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो पार्ट लेते हैं, मतलब जो इंसान, जानवर, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। देन जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, मतलब जो गुड गाय होता है वहाँ पे, मतलब अच्छे और बुरे होते हैं, राइट। तो एक होता है प्रोटैगनिस्ट दैट इज गुड गाय, और दूसरा है एंटागोनिस्ट दैट इज बैड गाय, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके की फोर्स को भी हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं कई बार, ठीक है, कि बैड गाय तो नहीं है बट एक तरीके की फोर्स है। देन एक तरीके से ये एक टेक्निक भी है जहाँ पे राइटर कैरेक्टर को एक तरीके से जान देता है, ठीक है, ये वो लाइफ मिलती है उसे। डायरेक्ट कैटेगराइजेशन मतलब नॉर्मली आप देखो तो जो रीडर का है, ठीक है, वो पर्सनालिटी कैरेक्टर को की जो पर्सनालिटी है वो उसे डिफाइन करता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट कैटेगराइजेशन में अगर आप देखो तो वो जो उसकी पर्सनालिटी का जो कैरेक्टर है उसे रिवील करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। डायरेक्टली मतलब वो बता देगा कि अच्छा ये कैरेक्टर की ये बातें हैं, या ये डिफरेंस या यूनिक वैल्यू है। एंड इनडायरेक्ट वे में अगर वो शो करना चाहता है कैरेक्टर कैसा है, तो वो सिर्फ उसके एक्शंस वगैरह के थ्रू वो चीज़ें शोकेस करेगा, ठीक है। थर्ड इज प्लॉट। अब प्लॉट नॉर्मली एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है या कैरेक्टर के कुछ एक्शन होता है जो मेन जो कन्फ्लिक्ट है, जो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट है उसमें उसे रिलेट करता है, ठीक है। अब हर
स्टोरी की एक प्लॉट होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लॉट डिफरेंट पार्ट में भी हो सकता है, लाइक अगर आप एक्सपोजिशन की बात करते हो तो जो स्टार्टिंग की स्टोरी होता है उसे बोलते हैं। राइजिंग एक्शन की अगर आप बात करते हो तो जैसे कि जो सीरीज ऑफ एक्शन है या जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह है स्टोरी में जिसके वजह से क्लाइमैक्स आ रहा है वो होता है, ठीक है। क्लाइमैक्स मतलब जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो जो इंटेंस मोमेंट क्रिएट हो गई उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो नॉर्मली इधर मेंटली हो सकता है या इन एक्शन हो सकता है, ठीक है, उसे क्लाइमैक्स बोलते हैं। फॉलिंग एक्शन की अगर आप बात करते हो तो जो भी एक्शन जो चीज़ें हुई थी क्लाइमैक्स में, ठीक है, जब वो फॉल होती है नॉर्मली धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही होती है तो उसे फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। वह रेजोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो जो भी कंक्लूजन है या किस तरीके से सारे वापस एकजुट हो गए, किस तरीके से सारी चीज़ें एंड हो गई है प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्ट्रगल है जो दो लोगों के बीच में हो सकते हैं, दो चीज़ों के बीच में हो सकती है या दो आइडियाज़ के बीच में भी हो सकती है जो स्टोरी में इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वो यूजुअली एक साइड में होता है सेंट्रल कन्फ्लिक्ट के, हमेशा ऑन द वन साइड, ठीक है, और दूसरे साइड में जो मेन कैरेक्टर का जो स्ट्रगल है, मतलब जो मेन एक स्ट्रगल है, या ये हो सकता है कि कोई दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के अगेंस्ट में खड़ा हो, नेचर के अगेंस्ट में खड़ा हो, सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़ा हो, या खुद की अंदर के फीलिंग्स इमोशंस के मतलब खिलाफ में खड़ा हो, ठीक है, बट इट वुड ऑलवेज कि अपने अगेंस्ट में खड़ा है वो, ठीक है। देन जो कन्फ्लिक्ट होती है वो हमेशा बुरी भी नहीं होगी, ठीक है, कभी कभी ये इसलिए होती है कन्फ्लिक्ट ताकि हम चेंज ला सकें। फॉर सपोज अगर नेचर के साथ है, ठीक है, और नेचर के साथ खिलवाड़ हो रही है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द नेचर लाइक टू लाइफ, एक्चुअल में वो चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ मतलब वो नेगेटिव है या मारना चाहते हैं, वो तभी होते हैं जब वो होते हैं ना कि विलन वगैरह आ जाते हैं, वो पर्सन टू पर्सन में होते हैं। इवन फीलिंग में भी कई बार होते हैं कि कुछ लोग बहुत ही गिल्ट में होते हैं इसलिए वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो अपनी ही गिल्ट से लड़ रहे होते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो गिल्ट ख़त्म हो जाती है किसी चीज़ से, किसी एक्शन के थ्रू, ठीक है, और तब उन्हें रियलाइज़ होता है ओके शिट ये गिल्ट मुझे नहीं रखना चाहिए था, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो कभी ये है कि कन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता, समटाइम इट इज़ जस्ट टू क्रिएट अ चेंज, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज थीम। तो जो सेंट्रल आइडिया है या जो बिलीव है किसी भी शॉर्ट स्टोरी का, उसे थीम बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली एक फिक्शनल पीस हो सकता है या ये हो सकता है कि कोई रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है या नहीं भी इंस्पायर्ड है, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि इंस्पायर्ड हो, ठीक है। ऑल्सो ये एक तरीके से आपकी लैंग्वेज स्किल को एनहांस करती है, आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो अगर आपको थीम डेवलप्ड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक स्टोरी को एक प्रोटैगनिस्ट ढूंढो, मतलब एक अच्छा बंदा, ठीक है, जो पॉजिटिव साइड में रहेगा, अच्छा कैरेक्टर या एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, थिंग्स भी हो सकता है, एक अच्छा वो ढूंढो, ठीक है। उसकी वांट्स ढूंढना, मतलब उसकी चाहत क्या है ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसे क्या एक्शन अचीव करना है ये ज़रूरी है, ऑल्सो क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसे झेलनी पड़ेंगी ये भी, डायलॉग्स वगैरह क्या रहने वाली है और किस तरीके से वो ओवरकम करेगा कन्फ्लिक्ट को, ये सारे पॉइंट को सोचना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्चुअल में एक थीम डेवलप करना है। उसके बाद ठीक है, आपको एक फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, पहला कैची सा होना चाहिए जो फोकस करता है उस अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल एक्शन का, या फिर आप बोल सकते हो जो भी कन्फ्लिक्ट है जो बिगिनिंग में ही स्टार्टिंग में ही जो कन्फ्लिक्ट हो गई थी। फिर आप जब ये चीज़ें फिगर आउट कर लेते हो देन उसके बाद आप थीम को फिगर आउट कर सकते हो ईजिली इसको एनालाइज करके, ठीक है। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायलॉग्स एंड रोल प्लेइंग, ठीक है। तो डायलॉग्स नॉर्मली यूजफुल होते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से, लाइक अगर आप देख सकते हो तो वो एक तरीके से मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट्स वगैरह का बेस क्रिएट होता है कन्वर्सेशन का, ठीक है, मतलब वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। देन ये एक तरीके से स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं ताकि वो लैंग्वेज प्रोडक्शन पे फोकस कर सके जो उनको बाद में एक करेक्ट यूजेस की ओर लेके जा सके, ठीक है, कि वो करेक्टली यूज़ कर सके, ठीक है, क्योंकि अगर वो देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरीके से फंक्शन करती है तो वो बेटर तरीके से या करेक्टली उसे बोल पाएंगे, ठीक है। तीसरा इज स्टूडेंट्स क्रिएटिव जो होते हैं ना डायलॉग्स वगैरह, वो एनकरेज करती है क्रिएटिविटी का, क्योंकि स्टूडेंट को क्रिएट करना है डायलॉग, अब वो अपने हिसाब से सोच के उसमें डीपली देन वो एनालाइज करके बोलेंगे, राइट। तो एक तरीके से क्रिएटिव माइंड उसमें काम करता है, ठीक है। फोर्थ इज वो यूज़ हो सकते हैं एक तरीके से लिसन करने के लिए, मतलब जो भी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज कर रहे हो उसे सुनने के लिए, ठीक है, ताकि वो समझ सके उसे।
ऑल्सो जब भी हम डायलॉग्स वगैरह मतलब यूज़ करते हैं तो वो कन्वर्सेशन स्किल्स को डेवलप्ड करती है, एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वो रोल प्ले कर सके। जो प्रैक्टिस होते हैं नए नए टेंसेस की, स्ट्रक्चर्स की, या जो लैंग्वेजेस के फंक्शंस होते हैं उसे समझने में काम आती है, ठीक है। अब एक बार कोई भी इन लैंग्वेजेस के जो एलिमेंट है उसे फेमिलियर हो जाता है, फिर इसे यूज़ की जा सकती है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, राइटिंग भी और स्पीकिंग भी अपने ही वो पे, मतलब खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप समझ गए तो देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डिबेट्स। तो डिबेट नॉर्मली एक कंपटीशन होता है जहाँ पे दो अपोजिंग टीम्स होती है जो स्पीचेस वगैरह देते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और एक मोशन के थ्रू, ताकि वो अपने आर्ग्यूमेंट को कंट्रडिक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके, मतलब अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके और जो सामने वाला है, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रडिक्ट कर सके, ठीक है। ये बेस होती है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो स्ट्रेंथन करती है उनके लैंग्वेज स्किल को, आप बोल सकते हो वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखो तो जो डिबेट्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ जजेस के पैनल भी होने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है तो 3-4 स्टूडेंट्स को हम छांटते हैं, ठीक है, ओवरऑल जो पूरे प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। मतलब ये सब जो निकाले जाते हैं 3-4 लोग, वो सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे होते हैं, हम जज करते हैं कि किनके पास कितना नॉलेज है, उसके बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। और वो ओवरऑल जो डिबेट है उसको मॉनिटर करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर है उनको एक तरीके से कोऑर्डिनेटर का रोल भी प्ले करना पड़ता है ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट फील करा सके, कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिबल भी, कि वो खुद से अपने डिबेट को प्रोसीड कर सके, वो डिपेंडेंट ना रहे किसी चीज़ पे, ठीक है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला स्पीकिंग स्किल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंप्रूव भी होती है, ठीक है। क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स नॉर्मली जब आप अप्रोप्रिएट फ्रेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हो, स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो, या जो आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ये लैंग्वेज पे जो आपकी पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि लिसनिंग स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट करता है यहाँ पे। अगर आपके पास लिसनिंग स्किल्स है तो जो टीम मेंबर या जो जजेस बोल रहे हैं वो आप केयरफुली, मतलब आराम से सुनोगे और समझोगे पॉइंट को, ठीक है। तीसरा राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स इसलिए भी स्ट्रेंथन होती है, मतलब अगर आपकी राइटिंग स्किल्स स्ट्रेंथन है तो मतलब टीम मेंबर्स या जो जजेस है वो जब आपको नोट्स लिखने के लिए बोलते हैं ना, मतलब फटाफट जो कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के, वो आप मतलब फटाफट डिकोड कर सकते हो या लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो रीडिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं क्योंकि ये एनहेंस करती है कहीं ना कहीं जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं आर्गूमेंट के लिए, कि आपको टॉपिक दी गई है, आपको डिबेट करना है, देन आप कैसे कितना चीज़ें पढ़ रहे हो, किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल पढ़ रहे हो, एंड फिगर आउट कर रहे हो कि दिस वन इज़ व्हाट आई वांट, या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं एनहेंस करती है हर चीज़ को, ठीक है, कि लॉजिकली आप सोच पाते हो जो भी मटेरियल आपको मिला है, कि आपने आर्टिकल बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो ली, बट व्हाट अबाउट दैट, ठीक है। तो आप वहाँ से कैसे सोच पा रहे हो, कैसे पुल आउट कर पा रहे हो पॉइंट को, ठीक है, लॉजिकली, या अपने आइडियाज़ को कैसे क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट एक डिबेट अगर आप देखो, ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म होती है। तो नॉर्मली पहले स्टेप ये होता है कि आप नॉर्मली एक टॉपिक खोजते हो या एक मोशन आपको मिलती है, ठीक है, जो आप एक तरीके से इन्जॉय भी करो, मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ इन्जॉयमेंट बेसिस पे नहीं होता, बट ये होता है कि आप इन्जॉय भी कर सको प्लस आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सको उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्म, मतलब जो होता है ना टीम वगैरह फॉर्म करना होता है, बिल्ड करना होता है, अपने पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पे हो सकता है, जो इश्यूज़ का होता है। फॉर सपोज एक इशू रखी गई, एक टॉपिक रखी गई है, अब जो इसके बारे में जिनको लगता है कि ये पॉजिटिव है वो एक साइड में चले जाएंगे, जिसको लगता है नेगेटिव है वो एक साइड में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जजेस पैनल डिसाइड करना कि कौन जजेस पैनल होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जजेस पैनल ऐसा होना चाहिए जो बायस ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर बायस होगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा, क्योंकि जब वो ओवरऑल प्रोसेस को एनालाइज करेगा तो वहाँ पे वो हो सकता है कि वो बायस फॉर्म में वो चीज़ें जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा है आप कहीं ना कहीं स्टडी करते हो टॉपिक को, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट जो सोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो भी बिफोर द डिबेट आप कैसे सोर्सेस वगैरह निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा, इस डे में, मतलब जब डिबेट एक्चुअल में ऑर्गेनाइज हो रही है तो स्टूडेंट्स को
टीम के अकॉर्डिंग ही बैठना होता है, अपने टीम के साथ बैठना होता है। एक कॉमन फ्रेज होती है जो बिफोर स्टार्टिंग आप करते हो कि द हाउस बिलीव्स डेट, ऐसा करके वो चीज़ें स्टार्ट होती है नॉर्मली अगर आप डिबेट करते हो, ठीक है। हाउस से आप अपनी पूरी टीम को कहीं ना कहीं मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज जब आप बैठे हो अपनी जगह पे, ठीक है, जब टीम मेंबर अपनी की स्पीकर को भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब जो एक मेन स्पीकर होगा उनके ओवरऑल टीम का, ठीक है, कि बोलेंगे सब बट एक मेन इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन देने के लिए मेन एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो खुद चूज़ कर सकते हैं, मतलब टीम मेंबर के पास ये पावर होती है, ठीक है। ऑल्सो जो टीम मेंबर होते हैं उनकी अपनी मटेरियल होती है, ठीक है। लाइकवाइज जो जजेस होते हैं, ठीक है, जो टेबल पे होते हैं उनकी भी अपनी मटेरियल होती है कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है। मतलब पूरे डिबेट के दौरान उनके माइंड में कुछ सवाल आता है तो वो नोट भी कर रहे होते हैं, पहले से भी उनके पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप छोटे से क्लास में देखो तो जो आपको ध्यान रखना है कि दो टीम नॉर्मली ओके है, ठीक है। वाइल अगर आप लार्ज क्लास के देखते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे 4 छोटे छोटे टीम्स भी हो सकते हैं। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप बांट रहे हो टीम्स को, ठीक है। और हर पर्सन का जो टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है ना वो भी डिक्रीज हो जाता है। फॉर सपोज अगर सिर्फ 2 टीम है तो और 1 घंटे का डिबेट हम रख सकते हैं तो दोनों को आधे आधे घंटे मिल जाएंगे। बट वहीं अगर 4 टीम है तो हमें कम टाइमिंग मिलेगी, राइट, हमें 15-15 मिनट ही मिल पाएगी सारे 1 घंटे के डिबेट में। तो इस तरीके से होती है। ऑल्सो अगर हम डिबेट की स्ट्रक्चर को नॉर्मली देखें तो पहला होता है कंस्ट्रक्टिव स्टेज जो नॉर्मली 10 से 12 मिनट का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो की स्पीकर है वो हर टीम को प्रेजेंट करता है, एक तरीके से एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और अपनी अफर्मेटिव या जो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, उससे रखता है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, ठीक है। वाइल अगर वो लिसन कर रहा है, मतलब अपने ओपोनेंट्स को सुन रहा है, तो टीम मेंबर एक तरीके से नोट लेते हैं सारे आर्ग्यूमेंट का कि ये पॉइंट इन्होंने बोला है, इसका जवाब देना है, ठीक है। अब दूसरा होता है रिबेटल स्टेज जो नॉर्मली 15 से 20 मिनट का होता है। जो टीम होते हैं, ठीक है, जो प्रो टीम होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव साइड्स में बात करने वाले टॉपिक के, वो नॉर्मली रिफ्यूट्स करते हैं जो अपोजिंग टीम के आर्ग्यूमेंट को, और वाइस वर्सा हो सकता है कि जो कौन की टीम है वो रिफ्यूट कर रही है अपोजिंग टीम को, ठीक है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो ये फेज़ वहाँ वो है जहाँ पे टीम मेंबर अपने रेड ऑब्जेक्शन कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। उनके पास रहता है, ठीक है, एक कार्ड जो वो यूज़ कर सकते हैं बाई चांस उन्हें कोई भी चीज़ें ऑब्जेक्ट करनी है और वो बीच में ही करनी, तो वो रेड ऑब्जेक्शन कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, या रिफ्यूट कर सकते हो आप आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वी बिलीव या हम नहीं मानते इस आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। मतलब नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है 2 से 3 मिनट का नॉर्मली। तो ये जो फेज होता है ना वो नॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं एक तरीके से कंक्लूजन आप बोल सकते हो सारी चीज़ों का, ठीक है। स्टूडेंट नॉर्मली समराइज करते हैं अपने फाइनल स्टेटमेंट का और ये शो करने की कोशिश करते हैं जजेस के सामने कि वो क्यों एक विनिंग टीम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है जजेस का क्वेश्चन, वो 5 मिनट का नॉर्मली आप देख सकते हो। हर जज यहाँ पे एक क्वेश्चन नॉर्मली एड्रेस करता है हर टीम से ताकि वो एक तरीके से निकाल सके। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है, टफ होते हैं थोड़ा, ताकि वो डिसाइड कर सके कि दोनों टीम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सा है। जिसने जवाब दे दिया वो ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि उनके पास ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, राइट, क्योंकि वो जवाब दे पा रहे ट्रिकी या डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी। देन ये सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अगर आप देखो ना कोई भी क्लास के डिबेट में, तो वो होता है कि आप कैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट शो कर पा रहे हो, टाइम लिमिट को कैसे आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि ये नहीं कि आपके पास टाइम 5 मिनट है आप 10 मिनट तक लेके जा रहे हो, ठीक है। प्लेगरिज्म अवॉइड कर रहे हो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट या कोई भी बातें आप ऐसी दे रहे हो जो सच से मतलब कोई ताल्लुक नहीं रखता दैट वे, ठीक है, मतलब उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑल्सो सोर्सेस वगैरह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्शंस वगैरह आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास वो रेड कार्ड है वो आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो। जब आप बात कर रहे हो तो मेक श्योर आप क्लियरली बात कर रहे हो, लाउड हो, ठीक है, कि सामने वाले को सुनाई दे रहा है क्लियरली आप जो बोलना चाहते हो। और कभी भी आप अपने नोट को नहीं देखोगे वाइल स्पीकिंग, मतलब अगर मैं डिबेट में हूँ तो मैं बार बार अपने नोट्स नहीं देख सकती वहाँ पे, ठीक है। मेरे पास पहले से ही वो चीज़ें होनी चाहिए कि मैंने देख लिया एक बार और मेरे को आइडिया है कि मेरे को क्या बोलना है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी याद होनी चाहिए। तो ओवरऑल इसमें यही था कि क्या डिबेट होती है, किस तरीके से स्टोरी राइटिंग होती है, प्रोस राइटिंग होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।